हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा हेलो एल्केन्स का, ठीक है। आज उसके बाद वाला टॉपिक लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज में देखो, सबसे पहले जनरली फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं सबसे पहले। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी चीज का, ठीक है, किस चीज पर डिपेंड करता है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? आपने पढ़ा होगा 11th में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है, ठीक है, वॉन्डरवाल फोर्सेस होते हैं। इन फोर्सेस में सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ठीक है। उससे बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट आएगा। उसके बाद जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होते हैं, और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें वॉन्डरवाल फोर्सेस होते हैं। वॉन्डरवाल फोर्सेस बच्चों वीकेस्ट फोर्स होते हैं, और ये ऐसे फोर्स होते हैं, वैसे ये सब मॉलिक्यूल्स में मिलते हैं, ठीक है। तो जिसमें किसी भी तरह का फोर्स नहीं है उसमें कौन सा फोर्स प्रेजेंट होता है? वॉन्डरवाल फोर्स होते हैं। इनको डिस्पर्जन फोर्सेस भी हम कहते हैं, वॉन्डरवाल फोर्सेस को, और ये वीकेस्ट फोर्स होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो हेलो एल्केन्स की हम बात करते हैं। हेलो एल्केन्स देखो बच्चों, हेलो एल्केन्स का मैं नेचर ऑफ बॉन्ड बता देती हूं। जैसे ये है, ये हेलो एल्केन है, ठीक है। हेलो एल्केन में कार्बन और हैलोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है। ये जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड आप देख रहे हो, जैसे यहां पर हमने ले लिया CH3Br, तो ये जो CBr बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और हैलोजन के बीच में बना हुआ है, कार्बन और ब्रोमीन एटम के बीच में। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो ब्रोमीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। और कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव। तो ये दो पोल्स बन जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? डाइपोल बन गए, पोल्स बन गए। और इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। तो हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो किस तरह के मॉलिक्यूल्स हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पोलर इन नेचर। इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? पोलर होता है। पोलर क्यों होता है? क्योंकि कार्बन और हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इनका CBr का जो बॉन्ड का नेचर है वो कैसा है बच्चों? पोलर है। अब पोलर मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस होते हैं वो कौन से होते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स होता है। पोलर मॉलिक्यूल में हमेशा याद रखिए डाइपोल डाइपोल फोर्स लगेगा, ठीक है। तो यानी कि इन कंपाउंड्स में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन फोर्स लगता है, ठीक। अब देखो, किसी भी मॉलिक्यूल का हमें ये तो पता चल गया कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंटरेक्शन फोर्स पर डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे इसमें कौन से फोर्स हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्स हैं। लेकिन फोर्स कैसे बढ़ेगा? लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल का साइज बढ़ता है, मान लीजिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगा, और साइज बढ़ेगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बढ़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले आप लिखिएगा बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन, किस पर डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, ठीक है। एज द साइज इंक्रीजेस, अगर किसी कंपाउंड का साइज बढ़ता है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा, एज द साइज इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है साइज बढ़ने पे बच्चों? क्योंकि साइज बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है, ठीक है। जैसे अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं हेलो एल्केन्स में ही। जैसे सपोज हमारे पास है CH3Br, ये एक हैलोजन है। दूसरा हमने लिया CH3 CH2Br, तीसरा हमने लिया CH3 CH2 CH2Br। अब आप इसमें देख रहे हो जो कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं। इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, इसमें तीन कार्बन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है? मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है तो साइज भी बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी बढ़ रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो ये ऑर्डर होगा। बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में इंक्रीज होगा। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, फिर इसका होगा, और फिर इसका होगा। क्यों होगा? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास है CH3F CH3
Cl, CH3Br और CH3I। ठीक है बच्चों, अब इस बार देखो क्या चीज मैंने चेंज करी है। इसमें एल्काइल ग्रुप तो सेम है, सब में CH3 आप देख रहे हो, लेकिन हैलोजन एटम डिफरेंट है। यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ आयोडीन है। अब हैलोजन का मास क्या है, ऐसे बढ़ रहा है, हैलोजन का मास बढ़ रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऐसे बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर हो जाएगा इसमें ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट इस ऑर्डर में इंक्रीज होगा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, नोट करिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं, अभी हमने ये देखा कि अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, ठीक है, तो साइज बढ़ता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ता है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो अगर मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस है तो आप फटाफट से बता दोगे जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम आइसोमर्स की बात करें बच्चों, आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। आइसोमर्स आपने कई जगह पढ़े होंगे। आइसोमर्स हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आइसोमर्स का सेम है तो उनका मॉलिक्यूलर मास सेम होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा तो फिर कैसे बॉइलिंग पॉइंट का हम ऑर्डर लगाएंगे। जैसे इन केस ऑफ आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स, ठीक है, हैलोएल्केन की हम बात कर रहे हैं तो हैलोएल्केन के हम आइसोमर्स ले लेते हैं, आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स। ठीक है, जैसे देखो CH3 CH2 CH2 CH2Br, ये ले लिया, ये मैंने स्ट्रेट चेन कंपाउंड ले लिया। अब इसका एक और कंपाउंड ले लेते हैं हम, CH3 CH CH3 CH2Br। ठीक है, ये हमने ब्रांच ले लिया। अब एक और लिखते हैं, CH3C CH3 CH3Br। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखो दो ब्रांच है। अब ये सारे देखो सब में 4-4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है, सब में 4 कार्बन एटम्स हैं और सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका सबका सेम है। तो अगर आप मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो इनका तीनों का मॉलिक्यूलर मास बच्चों एक जैसा आएगा। ठीक है, तो अब हम बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये आइसोमर्स हैं। ठीक है, आइसोमर्स के केस में हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ती हैं, नंबर ऑफ ब्रांच, जैसे ये देखो ये स्ट्रेट चेन है, इसमें एक ब्रांच है, इसमें 2 ब्रांच है ना। तो ब्रांचिंग बढ़ने से क्या होता है बच्चों, सरफेस एरिया कम होता है। सरफेस एरिया कम होने से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो भी कम होता है। तो जितने ज्यादा ब्रांच होंगे उतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर आइसोमेरिक कंपाउंड्स, ये नहीं हैलोएल्केन के केस में, सभी में ऐसा होता है। ठीक है, कोई भी कंपाउंड होगा आइसोमर्स के केस में, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ आइसोमेरिक हैलोएल्केन्स, as the number of branches increases, boiling point decreases। ठीक है बच्चों, क्यों डिक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो जाता है सरफेस एरिया कम होने की वजह से। तो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आप लगाओगे सबसे ज्यादा स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड का होगा, फिर इसका होगा, इसमें एक ब्रांच है, और सबसे कम इसका होगा। ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए इस एग्जांपल को जल्दी से। ये आइसोमर्स की बात हो गई। ठीक है, ये तो हो गई बच्चों बॉइलिंग पॉइंट की बात। अब करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की बात। तो मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है सिमेट्री पर। सिमेट्री समझते हो, सिमेट्री माने इवन, एक जैसा, सिमेट्रिक। कोई कंपाउंड ज्यादा सिमेट्रिक है अगर, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। देखो मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन सिमेट्री। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, सिमेट्री पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लिया इसका हमने, एक कंपाउंड लिया हमने, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लिया। ठीक है, ये हमने लिया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, एक लिया हमने मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ये हो गया आपका मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है,
और तीसरा हम ले लेते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ये हो गया आपका पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये हो गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो ये 3 कंपाउंड आप देख रहे हो, इसमें देखने से ही पता चल रहा है हमें कि ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है, ये वाला जो कंपाउंड है ये ज्यादा सिमेट्रिक है। दिस इज मोर सिमेट्रिक, इसमें सिमेट्री ज्यादा है, मोर सिमेट्रिक। तो डेफिनेटली इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो ऑर्थो और मेटा आइसोमर से ज्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट इनका लगभग सेम होता है क्योंकि एक जैसा मॉलिक्यूलर मास है, बॉइलिंग पॉइंट में बहुत अंतर नहीं होता है इनके, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा बच्चों? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का। ये क्वेश्चन भी दिया हुआ है आपकी एक्सरसाइज में, दिया हुआ है एनसीईआरटी में कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा क्यों होता है ऑर्थो और मेटा डाइक्लोरोबेंजीन से। तो उसमें आंसर में सिर्फ आपको ये लिखना है बिकॉज इट इज मोर सिमेट्रिक ड्यू टू सिमेट्री, ठीक है। तो ये आंसर लिख लीजिएगा बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज highest melting point due to symmetry, ठीक है। किसकी वजह से है? सिमिट्री की वजह से है, ठीक है बच्चों। नोट करिए, नोट कर लिया। चलिए हो गया, ये हो गई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात। बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है बच्चों? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पर, और मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है? सिमिट्री पर, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में आपको एक बात ध्यान रखनी है, सॉल्युबिलिटी बच्चों इन जनरल मैं बात कर रही हूं। सॉल्युबिलिटी के केस में एक रूल लगता है लाइक डिसॉल्व लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि पोलर कंपाउंड्स हैं अगर, तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, और नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, ठीक है। इसको कहते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक। अच्छा, अब जो हेलो एल्केन है, अभी हमने देखा हेलो एल्केन्स का जो नेचर होता है वो कैसा होता है बच्चों? पोलर नेचर होता है, पोलर बॉन्ड बना हुआ होता है, तो पोलर नेचर होता है। और वाटर कैसा सॉल्वेंट है? वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। वाटर में भी पोलैरिटी होती है, तो वैसे तो देखा जाए तो हेलो एल्केन्स को वाटर में घुल जाना चाहिए, लेकिन इसमें ये एक एक्सेप्शन आता है बच्चों, और ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी आता है, बहुत पूछा जाता है ये एग्जाम में। इसको मार्क कर लेना कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स ऑल्दो दे आर पोलर, ऑल्दो दे आर कैसे होते हैं? ये पोलर होते हैं, दे आर पोलर बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में सॉल्युबल नहीं होते या बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। इनसॉल्युबल इन वाटर, क्यों? क्योंकि बच्चों एक ही रीजन है इसका, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो जब हम हेलो एल्केन्स को वाटर में मिलाते हैं तो वाटर की जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको हेलो एल्केन्स के मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं कर पाते। अब जब वाटर के मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी नहीं तो वो हेलो एल्केन के साथ नए बॉन्ड कैसे फॉर्म करेंगे, कैसे सॉल्युबल होंगे, है ना। तो इसलिए रीजन में हम क्या लिखेंगे? दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर अनेबल टू ब्रेक, दे आर अनेबल टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कौन से हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक नहीं कर पाते हैं? प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसको हेलो एल्केन्स के मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं कर पाते हैं, इसलिए हेलो एल्केन्स जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाते। ये बच्चों रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इसका ये आंसर आपको लिखना है, नोट करिए जल्दी से। ये हो गई बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज पर, हो गया ये। अच्छा, आपके इंटेक्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, आज जो आपने बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस पढ़ा है उससे रिलेटेड इंटेक्स में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसे आप जरूर करके देख लीजिएगा। कंपाउंड्स के नाम हैं और उनको आपको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट में, तो वो 2 क्वेश्चन जरूर इंटेक्स के करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज।
केमिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, हेलो एल्केन्स की जो प्रॉपर्टीज हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, 3 तरह की प्रॉपर्टीज हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड है रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल, ठीक है बच्चों। तो ये 3 प्रॉपर्टी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो हम लेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फर्स्ट आप हेडिंग डाल लीजिए अपनी कॉपी में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाला हम पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। ये 3 है लेकिन आज हम ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया, चलिए तो हम आ जाते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे। पहले तो एक जनरल मैकेनिज्म देख लेते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है बच्चों, जो एल्काइल हैलाइड है, देखो ये एल्काइल हैलाइड है RX, ये बॉन्ड पोलर है, ठीक है। ये वाला जो बॉन्ड है पोलर है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल, कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा रिएजेंट होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। 2 तरह के रिएजेंट होते हैं, 11वीं की ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा बता देती हूं आपको। 2 तरह के रिएजेंट होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उसे हम इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। जैसे जितने भी कैटायंस हैं, ऑल कैटायंस आर इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। और जितने भी लुईस एसिड्स हैं, लुईस एसिड्स भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, तो दे आर ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स, राइट। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जैसे जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो देने के लिए, या जो एनायंस हैं, ऑल एनायंस आर न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल की हम बात कर रहे हैं, अटैकिंग रिएजेंट जो होगा यहां पर न्यूक्लियोफाइल होगा, इसीलिए रिएक्शन का नाम हमने क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो आने वाला रिएजेंट है वो क्या है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है। ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। अब ये अटैक करेगा, हमने एक जनरल सिंबल NU लिख लिया। NU का मतलब कोई भी अदर न्यूक्लियोफाइल, कोई भी हो सकता है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। देखो क्या होगा, यहां पर बॉन्ड्स बने हुए हैं पार्शियल, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। और जैसे ये इस पर जुड़ेगा, ये वाला जो बॉन्ड है RX बॉन्ड, ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये X हैलोजन एटम जो है ये निकल जाएगा इस इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ। इसीलिए क्योंकि ये हैलोजन एटम निकल रहा है तो इसलिए इसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। तो होगा क्या बच्चों, देखो न्यूक्लियोफाइल के साथ R ग्रुप का बॉन्ड बनेगा और X ग्रुप निकल जाएगा। तो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा R और इससे न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाएगा और यहां पर X माइनस ये निकल जाएगा। और ये जो हैलोजन का एटम निकला है इसको कहते हैं लीविंग ग्रुप, क्योंकि ये निकल रहा है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, लिविंग ग्रुप कहते हैं। ये आपका बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से ये बच्चों जनरल मैकेनिज्म है। अब इसमें आप 2 चीजें देख रहे होंगे, 2 चीजें हो रही हैं। एक तो RX बॉन्ड, कार्बन और हैलोजन जो बॉन्ड है वो टूट रहा है, ठीक है। 2 काम हो रहे हैं, एक तो कार्बन हैलोजन बॉन्ड का टूटना और एक न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ नए बॉन्ड का बनना। तो 2 चीजें हो रही हैं, एक बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। 2 चीजें होनी है। अब ये दोनों चीजें, बॉन्ड का टूटना, कार्बन हैलोजन बॉन्ड का टूटना और कार्बन और न्यूक्लियोफाइल के बीच नए बॉन्ड का बनना, अगर ये दोनों चीजें एक ही स्टेप में हो जाती हैं, ठीक है, एक ही साथ बॉन्ड टूट भी जाए और नया बॉन्ड बन भी जाए, तो वो एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है बच्चों 2 तरीके से होता है। 2 तरीके से कौन कौन से, एक तो होता है SN2 और दूसरा होता है SN1। SN1 जो है ये तो 1 स्टेप प्रोसेस है। ये कैसा है, 1 स्टेप प्रोसेस, मतलब इसमें जो बॉन्ड टूट रहा है और ये जो नया बॉन्ड बन रहा है ये एक ही स्टेप में होगा, ठीक है। और ये जो SN1 आप देख रहे हो ये 2 स्टेप प्रोसेस है। 2 स्टेप मतलब 2 स्टेप में होगा। पहले बॉन्ड टूटेगा,
पहले कार्बन हेलोजन बॉन्ड टूटेगा और फिर न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बन का नया बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो वो 2 स्टेप में होगा। तो हम 1 बाय 1 दोनों मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, SN2 भी और SN1 भी। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है ये 2 तरीके से होता है। कौन कौन से तरीके से? SN2, SN1। SN2 का मतलब है बच्चों, 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर, बाई मतलब 2, बाई मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी रिएक्शन की? 2 होगी। बाई मॉलिक्यूलर, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और SN1 में 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये 2 मैकेनिज्म्स हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये 2 कौन कौन से तरीके से होगा। इसमें होना यही है कि एक बॉन्ड टूटेगा और एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ते हैं पहले SN2 प्रोसेस पढ़ेंगे हम, ठीक है। SN2 पढ़ लेते हैं बच्चों, हेडिंग डालिए SN2 प्रोसेस। अच्छा, ये कैसा प्रोसेस है? 1 स्टेप प्रोसेस है। अब इसमें जो बच्चों 1 स्टेप प्रोसेस का मतलब ये है कि जो प्रोसेस होगा वो एक ही स्टेप में होगा, ठीक है। जब एक स्टेप में प्रोसेस को होना है, बॉन्ड को टूटना भी है, बॉन्ड को बनना भी है, तो जनरली जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं जो साइज में थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है, जो साइज में थोड़े छोटे होते हैं वो एल्काइल हैलाइड्स प्रेफर करते हैं SN2 रिएक्शन के लिए, ठीक है। मतलब उनमें SN2 प्रोसेस होगा। अब छोटे एल्काइल हैलाइड की मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं किसकी बात कर रही हूं? जैसे मिथाइल हैलाइड ले लिया हमने, CH3Br ले लिया, ठीक है, या हमने प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले लिया, क्योंकि आपको पता है सेकेंडरी में और टर्शरी में तो फिर 2 एल्काइल ग्रुप और 3 एल्काइल ग्रुप लग जाते हैं, तो फिर वो तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल हो जाएंगे। तो उनमें SN2 प्रोसेस होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चों जितना बड़ा मॉलिक्यूल होता है ना तो उतना स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, तो फिर अटैक करना मुश्किल हो जाता है कि ये ग्रुप एक साइड से निकले भी और न्यूक्लियोफाइल अटैक भी करे, भीड़ भाड़ हो जाएगी। बड़ा ज्यादा मॉलिक्यूल होगा तो क्या होगा? भीड़ भाड़ हो जाएगी। तो एक ही स्टेप में दोनों प्रोसेस हो नहीं पाएंगे, इसलिए छोटा मॉलिक्यूल हम लेते हैं। छोटा मॉलिक्यूल मतलब जैसे मिथाइल हैलाइड। तो हम यहां पर क्या ले रहे हैं? हम यहां पर मिथाइल हैलाइड ले रहे हैं, ठीक है। ये हमने ले लिया मिथाइल हैलाइड, CH3Br ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लिया CH3Br, ठीक है बच्चों। अब ये न्यूक्लियोफाइल लिया हमने OH, हाँ OH नेगेटिव, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये OH नेगेटिव क्या है हमारा? ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक, अटैकिंग रिएजेंट है। अब क्या होगा बच्चों? ये जो बॉन्ड है Br- ये तो यहां से निकलेगा और ये न्यूक्लियोफाइल यहां कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड जो आप देख रहे हो इसका तो टूटना शुरू हो जाएगा और इस न्यूक्लियोफाइल के साथ कार्बन का बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। तो एक स्टेज आएगी बीच में, किस तरीके से आएगी वो? देखो ऐसे आएगी, कार्बन है ये। अब क्या होगा यहां पर? देखो Br, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है, और ये नया बॉन्ड बन रहा है। अभी बना नहीं है पूरी तरह से, लेकिन ये अटैक कर रहा है, तो ये अपने साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और ये धीरे धीरे बॉन्ड वीक हो रहा है, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आती है। फाइनली ये बॉन्ड पूरी तरह टूट के ये निकल जाएगा और ये OH ग्रुप इसमें लग जाएगा। अच्छा, एक और बात, ये बैक साइड से अटैक क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि फ्रंट साइड से Br लगा हुआ है, ये निकला नहीं है अभी, ये निकल रहा है, ठीक है। ये निकलेगा तो इसके लिए अटैक करने के लिए बैक साइड से ही जगह है, तो ये हमेशा उल्टी तरफ से ही अटैक करेगा, ठीक है। ये Br निकल जाएगा। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, बच्चों, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये OH ग्रुप इसमें लग जाएगा, देखो ऐसे, यहां पर OH लग गया, ये OH फाइनली बॉन्ड बना लेगा, ये 2 H ऐसे लगे हुए और ये Br- निकल गया, ठीक है। इस Br- को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। ये क्या है? लीविंग ग्रुप है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान देने की है, ये SN2 प्रोसेस क्यों है? SN2 का मतलब आप देख रहे हो 1 स्टेप में, 2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर, 2 मतलब बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। बाई मॉलिक्यूलर का मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी होनी चाहिए?
2 होनी चाहिए। आप देखो इसमें मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, आपने काइनेटिक्स में पढ़ा है, काइनेटिक्स में कि किसी भी रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं वो उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होती है। तो आप देखो इसमें 2 रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, 2 है। तो बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, यानी एक ही स्टेप में हो रहा है, 1 स्टेप प्रोसेस है। बस एक और चीज इसमें ध्यान रखनी है, SN2 प्रोसेस में हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों उसमें कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब जैसे यहां राइट से Br निकला है लेकिन जो OH लगा है वो लेफ्ट में जाके लगेगा, लीविंग ग्रुप राइट से निकलेगा और इनकमिंग ग्रुप लेफ्ट में लगेगा, उसके अपोजिट साइड में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो जाना, उल्टा हो जाना। तो दिस प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इसको नोट करिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरा मैकेनिज्म हो गया SN2 प्रोसेस, ये हमने पढ़ लिया SN2 प्रोसेस। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे SN1 प्रोसेस। समझ में आ गया होगा बच्चों, ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया, चलिए अब पढ़ते हैं SN1 प्रोसेस। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए SN1 कैसा है बच्चों, ये अभी मैंने बताया आपको 2 स्टेप प्रोसेस है, ये 2 स्टेप प्रोसेस है। और इसका 1 का मतलब क्या है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप में होगा, यानी पहले बॉन्ड ब्रेक होगा, हैलोजन वाला कार्बन हैलोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब क्योंकि ये प्रोसेस बच्चों 2 स्टेप में होना है तो इसमें हम थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल भी ले सकते हैं, जैसे कि टर्शरी हैलाइड। ठीक है, तो टर्शरी हैलाइड अगर आपके पास है तो वो हमेशा SN1 प्रोसेस से ही रिएक्शन देगा, वो SN1 को ही प्रेफर करेगा, वो कभी भी SN2 से प्रोसेस नहीं करेगा। ठीक है, तो हम टर्शरी हैलाइड ले लेते हैं। टर्शरी हैलाइड हमने लिया CH3 ये लगा दिया, 3 अल्काइल ग्रुप लगा दिए, ये बन गया टर्शरी हैलाइड Br। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा बच्चों, ये लीविंग ग्रुप जो है निकलेगा। ये वाले जो प्रोसेस होता है SN1, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब कोई पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में अच्छा होता है, जल्दी होता है। तो यहां पर हम पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं, लाइक वाटर ले सकते हैं, एसिटिक एसिड ले सकते हैं, पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन। अच्छा, अब क्या होगा, ये Br निकल जाएगा, ये लिविंग ग्रुप पहले निकल जाएगा। तो जब ये Br नेगेटिव निकलेगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा बच्चों, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, यानी कि एक इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया जिसे हम कह रहे हैं कार्बोकेटायन, कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज। जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उस इंटरमीडिएट का नाम होता है कार्बोकेटायन। ठीक है, तो इसमें जब Br नेगेटिव निकलेगा तो कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि इसमें एक इंटरमीडिएट बनेगा जिसे हम क्या कह रहे हैं, कार्बोकेटायन। ठीक है, ये बन गया कार्बोकेटायन। ठीक है, और Br माइनस लीविंग ग्रुप हमारा ये निकल गया। अब ये बन गया इंटरमीडिएट। अब इस पर सेकंड स्टेप होगा, इस पर न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा। ठीक है, ये ले लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, ये टर्शरी कार्बोकेटायन हो गया। अब न्यूक्लियोफाइल आया OH नेगेटिव, ये अटैक करे। अब देखो बच्चों, जो SN2 आपने पढ़ा उसमें तो जो अटैक कर रहा था वो बैक साइड से कर रहा था, जो रिएजेंट था, जो न्यूक्लियोफाइल था वो बैक साइड से अटैक कर रहा था, क्योंकि फ्रंट साइड से उसके पास स्पेस नहीं था। अब यहां पे क्या है, यहां पर इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहां से भी अटैक कर सकता है और यहां से भी अटैक कर सकता है, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। ठीक है ना, तो करेगा ये दोनों साइड से अटैक और दोनों तरह का प्रोडक्ट इसमें बनेगा। इसमें 50-50% बच्चों प्रोडक्ट बनेगा। 50% प्रोडक्ट बनेगा जिसमें OH इधर से अटैक करके यहां जुड़ेगा और 50% इधर से अटैक करके इधर जुड़ेगा। तो दोनों तरह का प्रोडक्ट इसमें बनेगा। इस तरह से हम लिखेंगे इसके प्रोडक्ट को, एक में आप लेफ्ट में लगाएंगे इसे, ठीक है, और साथ में 50% बनेगा जिसमें ये राइट में लगेगा।
ठीक है बच्चों, तो दोनों तरह का इसमें आप देख रहे हो इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन का भी प्रोडक्ट बनेगा और सेम कॉन्फ़िगरेशन का भी प्रोडक्ट बनेगा। जब किसी रिएक्शन में दोनों तरह का प्रोडक्ट बनता है, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला भी और इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन वाला भी प्रोडक्ट बनता है, तो उस तरह के प्रोडक्ट के मिक्सचर को हम कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। ये टर्म आगे भी आएगी, रेसिमिक मिक्सचर। तो SN1 प्रोसेस में क्या बनता है बच्चों? रेसिमिक मिक्सचर बनता है। ये बन गया रेसिमिक मिक्सचर। जो SN2 में बना उसमें क्या था? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन था, और जो SN1 में बनेगा वो बनेगा रेसिमिक मिक्सचर। जल्दी से इसे नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हो गया? चलिए अब देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी मतलब प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, देखो प्राइमरी एंड मिथाइल हैलाइड, मिथाइल हैलाइड हो गया एक तो, और प्राइमरी हैलाइड हो गया, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड एंड टर्शरी हैलाइड। ठीक बच्चों, अभी आपने देखा टर्शरी में SN1 होता है, तो अगर SN1 का रिएक्टिविटी हम देख रहे हैं, SN1 की रिएक्टिविटी तो सबसे ज्यादा इसमें होगा, फिर सेकेंडरी में, प्राइमरी में सबसे कम होगा। और अगर आप SN2 का देखोगे, SN2 का प्रोसेस देखोगे तो उल्टा हो जाएगा, CH3X इसमें सबसे ज्यादा होगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री में सबसे कम होगा। ये वाला जो ऑर्डर आपका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा? SN2 का ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, SN2 के लिए किसमें होगा? सबसे ज्यादा इसमें होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गया बच्चों। अब इसमें ये हमने पढ़ लिया जनरल ऑर्डर, ये तो जनरल ऑर्डर है। ठीक है, कि जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं वो SN2 को प्रेफर करते हैं, और जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, वो SN1 को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 एक्सेप्शन भी आते हैं बच्चों। 2 एक्सेप्शन कौन कौन से आते हैं जिस पर रीजनिंग का क्वेश्चन आता है? एक तो है, वो दोनों देख लेते हैं हम। हाँ, ये नोट करिएगा, प्राइमरी एलाइल हैलाइड, एक तो आते हैं प्राइमरी एलाइल हैलाइड्स। ठीक है बच्चों, प्राइमरी एलाइल हैलाइड्स जो होते हैं, प्राइमरी है, देखो प्राइमरी है तो SN2 देना चाहिए, है ना, लेकिन ये SN2 ना देकर SN1 रिएक्शन देता है। गिव SN1 प्रोसेस, SN1 प्रोसेस देता है। क्यों देता है? क्योंकि अगर ये SN1 देता है, देखो एलाइल हैलाइड ये होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2X, ये प्राइमरी एलाइल हैलाइड हो गया। नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, ये आपने पढ़ा है क्लासिफिकेशन में। अब एलाइल हैलाइड अगर SN1 देता है तो हैलाइड आयन पहले निकलेगा, कार्बोकेटायन बनेगा इसमें, ये बनेगा, ये हैलाइड आयन अगर हमने निकाल दिया तो इंटरमीडिएट बनेगा एक कार्बोकेटायन, ये बन गया। ठीक है ना बच्चों, कार्बोकेटायन बनेगा। और ये जो कार्बोकेटायन बनता है ये स्टेबलाइज होता है रेजोनेंस से। इस बॉन्ड को अगर आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। तो कोई भी इंटरमीडिएट बनने वाला इंटरमीडिएट अगर बच्चों स्टेबल बनता है तो वो रिएक्शन उसी मैकेनिज्म से होगा जिसमें इंटरमीडिएट स्टेबल बनेगा। तो क्योंकि इस प्रोसेस से होने पर जो इंटरमीडिएट बन रहा है एलाइल कार्बोकेटायन, इसको कहते हैं एलाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, कार्बोकेटायन। ठीक है, ये एलाइल कार्बोकेटायन, ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटायन, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। क्योंकि ये स्टेबल बनता है इसलिए ये SN1 प्रोसेस से रिएक्शन देगा। तो इसका आंसर आप लिखोगे प्राइमरी एलाइल हैलाइड गिव SN1 रिएक्शन बिकॉज एलाइल कार्बोकेटायन, यहां लिख देती हूं मैं बच्चों, इसका आंसर मैं यहां लिख रही हूं, बिकॉज एलाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ये इसका आंसर है। ये रीजनिंग में पूछा जाता है क्वेश्चन। इसका आंसर नोट करिए, आंसर नोट करिए इसका। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 पॉजिटिव है तो आप इस बॉन्ड को अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो बिकॉज एलाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस दैट इज व्हाई इट गिव्स SN1 रिएक्शन। ठीक है, जल्दी से इसे नोट करिए। फिर एक एक्सेप्शन और है, वो और बता देती हूं मैं आपको। हो गया,
चलिए एक और एग्जाम्पल है रीजनिंग का, इसमें क्वेश्चन है प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड बच्चों प्राइमरी होते हुए भी ये भी SN1 प्रोसेस देता है। SN1 गिव SN1 रिएक्शन, ठीक है, क्यों? बिकॉज इट इज ऑल्सो स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, बिकॉज जो इसमें इंटरमीडिएट बनेगा, बिकॉज बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल कार्बोकेटायन, बिकॉज बेंजाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। आंसर में इसके यही लिखना है। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि व्हाई इट गिव्स SN1 रिएक्शन, तो आप लिखेंगे बिकॉज बेंजाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब आप इसका रिएक्शन देख लो किस तरह से बनेगा। बेंजाइल क्या होगा, ये बेंजाइल हो गया, ये हैलाइड हो गया, ठीक है। जब SN1 देगा तो ये हैलाइड आयन निकलेगा और हैलाइड आयन निकलेगा और क्या बनेगा, बेंजाइल कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। ये बन गया बेंजाइल कार्बोकेटायन, ठीक, ये बन गया। अब इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगे वो और देख लीजिए। देखो बच्चों, अगर मान लीजिए ये वाला जो बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड आप देख रहे हो, इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा इस वाले कार्बन पर, ठीक है। तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा, यहां आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड हो गया यहां पर, ये दो बॉन्ड ऐसे ही रहेंगे। अब इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दीजिए, पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहां पर बॉन्ड आ गए। अब इस बॉन्ड को अगर आप इधर शिफ्ट करते हो तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा इस कार्बन पर। जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं आपने 11th में सीखे होंगे, ठीक है। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए बेंजाइल कार्बोकेटायन के। तो बेंजाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, दैट इज व्हाई इट गिव्स SN1 रिएक्शन। तो ये हो गया बच्चों आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसेस, एक रिएक्शन हमने पढ़ लिया। आज हम इस वीडियो में यहीं पर खत्म करते हैं इस वीडियो को। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आगे के रिएक्शन लेंगे, ओके। तो बच्चों लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।